भगत सिंह पर बात करनी है और भगत सिंह पर बात करने के वक्त सबसे पहले एक छोटा सा कोटेशन। सबसे पहले बिना किसी भूमिका के मैं पढ़ने जा रहा हूं भगत सिंह का आखिरी पत्र। शायद इन चीज़ों को लेकर के आप समझ पाएं, जो 22 मार्च 1931 को लिखा गया। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकूंगा। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है, कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे। अब ये जो कुलतार को उन्होंने पत्र लिखा था 3 मार्च 1931 को, उससे ये 4 शेर में पढ़ रहा हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदो सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूं ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता। भगत सिंह पर बात करते समय भावुक होना एक बहुत सामान्य सी बात है और भगत सिंह पर बात करते समय हम सोच सकते हैं कि आज हमारे बीच में इस तरह के विचारों वाले लोग हैं क्या? नहीं है। हम भगत सिंह होने की बात छोड़िए, हम लोग कुछ नहीं हैं। हमारे में 1000 कमियां हैं। हम भगत सिंह को पढ़ सकें जितना उन्होंने 23 साल 5 महीने 26 दिन की छोटी सी उम्र में लिख दिया है। हम भगत सिंह को पढ़ें, हम भगत सिंह से बात करें उनके लिखे हुए के जरिए और फिर खुद से सवाल पूछें कि भगत सिंह ने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी, जिस ख्वाब के लिए कुर्बानी दी, जिस भारत के लिए कुर्बानी दी, क्या वो भारत बन सका है? क्या आज हम 70 साल बाद आज़ादी के और 1931 से जोड़ें तो 90 साल, 70 साल वो बीत गया, 20 साल ये 90 साल होने को है। 1931 हम आज कहाँ खड़े हैं? और आज के युवाओं से मैं यह संवाद करने के लिए आया हूं। अक्सर भगत सिंह की छवि को किस रूप में आपके सामने दिखाया जा गया है? एक 23 साल का शख्स जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया। बस इतनी सी बात है।
कि शहीद तो बहुत सारे लोग हुए, अनगिनत लोगों को फांसी हुई, अनगिनत लोग गोलियों के शिकार बनाए गए, लाठियों के शिकार बनाए गए, अनगिनत लोगों के तो नाम ही इतिहास में दर्ज नहीं। उन सब की कुर्बानियां किसी के तुलना में कम या ज्यादा नहीं हो सकती। सब बराबर हैं, सबने एक आजाद हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तान, नया भारत, भारत कहें, संवैधानिक शब्द भारत है हमारे पास, तो नया भारत बनाना चाहते थे। लेकिन उन सब में 23 साल का यह शख्स, 23 साल 5 महीने 26 दिन, इतनी उम्र रही, और यह शख्स जो लिख के गया है, जो इसके विचार हैं, हम उस तक नहीं जा पा रहे हैं। हमने इस मुहावरे में भगत सिंह को कैद कर दिया कि हर शख्स चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। पता है ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि भगत सिंह का मतलब कुर्बानी ही मान लिया गया है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के पूरे विचार मतलब दलितों का उत्थान, पेरियार के विचार मतलब पिछड़ों का उत्थान, फूले और फातिमा इन दंपति के विचार मतलब हाँ ठीक है, उन्होंने एक स्कूल खोल दिया, उनके विचार। हमारी यह सीमा रही है कि हमने कुछ लोगों को तो अखिल ब्रह्मांडी विचारक बनाया। बेशक उनका कद है, लेकिन हमने इन विचारकों को हमेशा एक खांचों में देखा है। यह अकादमिक डिस्कोर्स की सीमा है। विश्वविद्यालयों में सिलेबस जो पढ़ाया गया, कक्षाओं में जो बहसें हुई, और जो बहसें इस रास्ते होते हुए हमारे गांव चौराहों तक पहुंची, उन बहसों में से अंबेडकर दलितों के ही नहीं, नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख विचारक हैं। इस बात को, जो बातें जो लिखा हुआ पुष्ट करती थी, उन्हें गायब कर दिया गया बहस से, सिलेबस से, डिस्कोर्स से। पेरियार की महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं की आजादी, अंबेडकर की महिलाओं के दृष्टिकोण, यह गायब कर दिए गए। बहस कम हुई और छवियां एक ऐसी बना दी गई कि उसी छवि में आप उन्हें देखें। भगत सिंह के साथ भी यह किया गया। भगत सिंह की छवि कौन सी बनाई गई? शहीद हो गया एक शख्स 23 साल की उम्र में, फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। मैं यह बात कहते हुए यह बात समझ रहा हूं कि यह कोई सामान्य बात नहीं है कि मैं इसे कमतर मान रहा हूं, लेकिन पूरे सम्मान और एहतराम के साथ यह बात कहना चाहूंगा कि भगत सिंह जिंदा है, अपने विचारों में, अपनी किताबों में, अपनी लेखनी में। ये 3 किताबें तो केवल मेरे पास हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज चमन लाल जी ने जगमोहन सिंह जी के साथ संपादित की है, राजकमल प्रकाशन से। दूसरी किताब सरफरोशी की तमन्ना, मेरे पास किताब है कुलदीप नैयर की, बेहद दिलचस्प किताब है, पढ़ना चाहिए आपको। चमन लाल जी की एक और किताब है क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य। इसमें तमाम संपादकीय, तमाम लेख, तमाम बहसें, तमाम चीजों का संकलन चमन लाल जी ने किया। 500 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं जिस शख्स के ऊपर। अनगिनत लेख मिल जाते हैं, पत्र के संपादकीय मिल जाते हैं, छोटे छोटे पत्र हैं, चिट्ठियां हैं। हमारे युवाओं की बहसों में जितनी आसानी से यह विमर्श फैला दिया गया कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, यह कहां से आया? केवल कुर्बानी नहीं, अगर हमने विचारों पर ध्यान दिया होता तो भगत सिंह आज तमाम युवाओं में, तमाम नए उम्र के लड़के और लड़कियों के भीतर सांस ले रहे होते। हमने भगत सिंह को मूर्तियों में, टी शर्ट पर कैद कर दिया। हमने भगत सिंह को शहीद आजम कहने की अतिरिक्त दबाव में, भावुकता में एक खांचे में कैद कर दिया।
और जिसके चलते आज भगत सिंह पर बात करने वाले लोग नहीं हैं। युवाओं में वे युवा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वे युवा जो शिक्षा से दूर रह गए, वे युवा जो दंगों में शामिल हो जा रहे हैं, जिनके जहन में नफरत, हिंसा भर दी गई है धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, उन युवाओं तक हम भगत सिंह को ले जाने में नाकाम रहे हैं। ये हमारी चुनौती है। अगर ले जाते तो भगत सिंह क्या करते? 2-3 लेखों के जरिए छोटी सी बात आपसे साझा करूंगा। भगत सिंह ने एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार सोचिएगा कि आपको अब तक यह लेख नहीं पढ़ने की वजह क्या है। आपको पढ़ाने वाले किसी प्रोफेसर ने इसका जिक्र किया क्या? जिस स्कूल में, जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ते थे या पढ़ रहे हैं, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिस परिवार में आप हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो किसी ने आपको सुझाव दिया क्या कि भगत सिंह का एक 2-3 पन्ने का लेख है पढ़ना, विद्यार्थी और राजनीति? छोटे छोटे लेख है। एक लेख है, आप सामाजिक न्याय पर बात करते हैं, और आपने भगत सिंह का एक लेख पढ़ा है क्या, अछूत समस्या? और अगर नहीं पढ़ा है तो विचार करिएगा, इसमें आपका दोष कम है, इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में ही दोष है। हमारे अकादमिक संस्थानों में इन शख्सियतों पर बातें उस दिशा में नहीं हुई कि हम अपने युवाओं को तैयार कर पाते, क्योंकि मुश्किल था। वो सारे लोग वैचारिक तौर पर दोहरेपन के शिकार थे। वो सारे लोग इस तरह के शिकार थे कि हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। हम जरूरत पड़ने पर सामाजिक न्यायवादी हो जाते हैं, और जब सामाजिक न्याय पर 4 ट्वीट कर लेते हैं, फेसबुक पोस्ट लिख लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, फूले, अंबेडकर, पेरियार को थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, और फिर मौका आता है तो किसी मंदिर के सामने सर भी झुका लेते हैं, थोड़ा सा हम व्रत भी रह लेते हैं। हम जाति जनगणना के सवाल पर आंदोलन तो करते हैं, लेकिन कांवड़ भी कभी कभी ढो लेते हैं। हम ये मानते हैं कि धर्म तो जीवन का हिस्सा है, धर्म के बिना कल्पना ही नहीं कर जा सकती समाज की, तो हम दोनों तरफ चलते हैं। भगत सिंह का एक लेख, उसके कुछ हिस्से पढ़ रहा हूं, और फिर आखिरी में इस मसले पर अपनी बात कहूंगा। सुनिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसका एक लेख, इसका एक वाक्य, यह वाक्य भगत सिंह का कहता है कि मैं पहले आस्तिक था, परिवार से जो संस्कार मिले उसमें आस्तिकता थी, लेकिन वो कह रहे दो तरह से चीजों को समझा जा सकता है। पहली कि लोग जो मेरे आसपास थे वो लोग भी ऐसे थे कि वो क्रांतिकारी थे, वामपंथी थे, प्रगतिशील थे, बावजूद इसके वो अच्छे पुजारी थे। देखिए इनमें जिक्र किसका है, पिताजी दादाजी का जिक्र हुआ, और किस तरह से आर्य समाजी चीज़ों के साथ बात हुई। और भगत सिंह खुद लिख रहे हैं कि लाहौर के डीएवी कॉलेज में दाखिले के वक्त बोर्डिंग हाउस में रहा, वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के साथ साथ मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप भी करता था। उन दिनों में मैं एक पक्का ईश्वर भक्त था। बाद में मैं अपने पिताजी के साथ रहने लगा। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का सवाल है, वे एक उदारवादी व्यक्ति थे, वे पक्के ईश्वर भक्त हैं, नास्तिक नहीं हैं। वे मुझे हर रोज ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहते थे। तो मेरी परवरिश इस तरह हुई। और फिर उसके बाद किस तरह से आगे वो बढ़ते हैं कि वो 2 नेता मिलते हैं। एक नेता क्रांतिकारी पार्टी में मिलते हैं, उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन वे उसके अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मैं उन्हें बार बार ईश्वर के बारे में कुरेदता तो वो कहते, जब भी मन करे पूजा कर लिया करो। हमारे सामाजिक न्याय की बात करने वाले कम्युनिस्ट पार्टियों के मेंबर्स जो अपने को वामपंथी कहते हैं, वे भी
समाजवादी कहते हैं वे भी, और सामाजिक न्यायवादी कहते हैं वे भी जब जब मन करे तो धार्मिक हो लेते हैं। इस पे हम आगे मैं अपनी बात साझा करूंगा। अभी भगत सिंह की बात, यह एक तरह का नास्तिकवाद है, लेकिन इसमें एक सच्चे नास्तिक के साहस की कमी है, ये भगत सिंह लिखते हैं। और दूसरे नेता के संपर्क में आया जो कॉमरेड सचिंद्र नाथ सान्याल थे, और बंदी जीवन लिखते हैं, और इसके पहले पन्ने पर ईश्वर की महिमा का बड़े जोरदार शब्दों में गान करते हैं। इस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के आखिरी पन्ने पर उन्होंने वेदांतवादी होने के कारण रहस्यवादी शैली में ईश्वर की महिमा की प्रशंसा की है, जो उनकी सोच का अभिन्न हिस्सा था। यह भी एक तरह का रहस्यवाद था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी क्रांतिकारी पार्टी में ईश्वर के प्रति अनास्था का बीज भी नहीं फूटा है। काकोरी के चारों मशहूर शहीदों ने अपने आखिरी दिन प्रार्थना करते हुए गुजारे। इस शख्स से, भगत सिंह से जाते जाते कुलतार ने कहा, मैं वो कोट पढ़ना चाहता हूं। छोटा सा कोट है, मुझे वक्त दीजिए, मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूं। चरत सिंह, जो उनके जेल में देखरेख करते थे, चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, बिल्कुल फांसी के तख्ते पर जा रहे भगत सिंह उस वक्त का। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, वाहे गुरु को याद कर लो। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने पूरी जिंदगी में कभी भी उसे याद नहीं किया, उल्टे मैं गरीबों की दुर्दशा के लिए भगवान को कोसता रहा हूं। अगर मैं अब उससे प्रार्थना करूंगा तो वह कहेगा, कितना डरपोक आदमी है, मौत को सामने देखकर मुझे याद कर रहा है। जो दोहराव वामपंथियों में आज भी है, जो वैचारिक दोहराव सामाजिक न्याय के नाम लेने वाले ढेर सारे लोगों में आज भी है, जो समाजवादियों में आज भी है, भगत सिंह आपको एक सीख दे रहे हैं। वैचारिकी दोहराव से नहीं बनती, एक दिशा में आप विचार पर खड़े होते हैं। आप कोई पार्टी के नेता हैं क्या कि जिनको वोट लेना है? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सबके हित की बात करिए, सबके लिए मंदिर बनवाइए और जाति जनगणना का भी सवाल उठाइए। अगर आपके पास चुनाव लड़ना है तो आप एक समाज हैं। मैं जब आपसे मुखातिब हूं तो मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर इस बात को महसूस करता हूं कि असली चीज समाज है। समाज जैसा होता है, राजनीति वैसी होती है। अगर समाज को हम प्रगतिशील बना पाए, तर्कशील बना पाए, वैज्ञानिक चेतना वाला बना पाए, तो राजनीति तर्कशील, वैज्ञानिक परंपरा वाली और प्रगतिशील होगी। और अगर समाज नहीं होगा तो हर वैचारिकी में दोहराव दिखेगा। भगत सिंह वाले लोग तो थोड़े से होते हैं। तो ये भगत सिंह का मामला है। और फिर रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी की आलोचना करते हैं भगत सिंह, तो रोमानी क्रांतिकारी ने सिद्ध करते हैं और उनको ये कहते हैं कि किस तरह से ये लोग बात करते थे। अब देखिए, 1926 के आखिरी तक मैं इस निष्कर्ष तक पहुंच गया था कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा जो इस सृष्टि का सृजन, नेतृत्व और संचालन करने वाला है, एक आधारहीन बात है। अब इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण बात, अब मैं ठहरा नास्तिक, तो नास्तिक व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को इससे ज्यादा तसल्ली दे सकता हूं कि मैं एक मकसद के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बानी देने जा रहा हूं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म में राजा बनने की उम्मीद कर सकता है। मुसलमान या ईसाई स्वर्ग लोक में मजे लूटने की उम्मीद कर सकता है और अपने दुख और कुर्बानियों के बदले में इनाम पाने की बाट जो सकता है। लेकिन मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि जैसे ही फांसी की रस्सी मेरे गले में पड़ेगी और मेरे पांवों के नीचे से तख्त हटेगा, वो मेरा आखिरी क्षण होगा। और यह कहना ज्यादा सही होगा कि मेरी आत्मा मेटाफिजिकल व्याख्या के अनुसार वहीं खत्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं। मैंने किसी स्वार्थ भावना के बिना, और यहाँ वो कहते हैं कि तुम लोग स्वार्थी हो कि भगवान को खुश करने की बात करते हो कि स्वर्ग में जगह मिले, भगवान खुश रहे बिगड़ा हुआ काम बन जाए, भगवान खुश रहे नौकरी मिल जाए, भगवान खुश रहे 69,000 की वैकेंसी में मेरा नाम आ जाए 31,000 में, भगवान खुश रहे कि जो वैकेंसी आ रही उसमें हम पूरा हो जाए,
भगवान के यहाँ पूजा करने जाते हैं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीत जाएं, विधायकी का टिकट मिले, इसीलिए तो भगवान क्या जाते हैं, बीमारी है ठीक हो जाए, घर में दिक्कत है सही हो जाए। भगत सिंह कहते हैं आप सब स्वार्थी हैं। और फिर भगत सिंह सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि इस धर्म ने, आस्तिकता ने आपको मानसिक रूप से जड़ बना दिया है और आपकी आलोचनात्मक और स्वतंत्र सोच को गुलाम बना दिया है। अब भगत सिंह का सवाल सोचिए, सुनिए और इस सवाल को ईवी रामास्वामी पेरियार से जोड़िएगा। भगत सिंह का सवाल क्या है? भगत सिंह सवाल पूछते हैं कि मेरा सवाल आस्तिकों से है, अगर आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को रचा है, तो कृपया मुझे यह बताएं कि उसने इसे क्यों रचा है। इस दुखों और मुसीबतों से भरी दुनिया को, जो अनगिनत त्रासदियों से के चिरंतन और अंतहीन बोझ से दबी हुई है, जहां एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं है, आपके ईश्वर ने यह दुनिया क्यों रची है। और फिर पढ़िए पेरियार को। पेरियार की किताब में कुदी अरसू के कई लेख हैं और पेरियार सीधे सीधे क्या कहते हैं, जिसने ईश्वर, पेरियार तो यह कहते हैं कि ईश्वर ने कुछ रचा ही नहीं, जिसने ईश्वर को रचा वह डरपोक मनुष्य था, जिसने प्रचारित प्रसारित किया वह दलाल था, वो धोखेबाज था। तो पेरियार कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, पेरियार कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ है ईश्वर की संकल्पना। भगत सिंह क्या लिख रहे हैं, अगर, और पेरियार कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर है तो बताओ वह दुखी लोगों के दुख को दूर क्यों नहीं करता। भगत सिंह का लेख वहां जाता है और भगत सिंह क्या लिखते हैं धर्म के लिए। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर में आस्था मेरी जिंदगी को काफी आसान बना देगी, मेरा बोझ कम हो जाता, पर उस पर अविश्वास करने के कारण परिस्थितियां थोड़ी रूखी प्रतीत होती हैं और स्थिति एक बेहद कठोर मोड़ ले सकती है। थोड़ा बहुत रहस्यवाद इन परिस्थितियों को काव्यात्मक बना देता है, लेकिन मैं अपने भाग्य का सामना करने के लिए किसी तरह के नशे की मदद नहीं लेना चाहता। नशे की मदद, हम सारे लोग नशे में धुत हैं। हम सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, थोड़ा सा नशा भी कर लेते हैं। हम वामपंथी भी हैं, थोड़ा सा नशा भी कर लेते हैं। हम समाजवादी भी हैं, थोड़ा सा नशा भी कर लेते हैं। ये जो नशा है, भगत सिंह इसको तार्किक रूप से आपसे संवाद कर रहे हैं और नई पीढ़ी से मुखातिब हैं। तो इस तरह से भगत सिंह कहते हैं कि यह सब मामला किस तरह से गलत है, और वह कहते हैं कि हिंदू धर्म किस तरह से इसको जीते, हिंदू धर्म में किस तरह से ये सारी चीजें हैं। इतिहास में इससे बुरी जगह कहां है जहां धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। अब आप अपने सर्वशक्तिमान चिरंतन नीरो को कैसे सही ठहरा सकते हैं जब चंगेज खान ने अपनी खुशी की खातिर कुछ हजार जानें ली थी और हम उसके नाम से नफरत करते हैं। तब ईश्वर क्या कर रहा था। अब भी हर दिन, हर घड़ी, हर पल अनगिनत दुख पैदा होता है, वहां ईश्वर क्या कर रहा होता है। मैं पूछता हूं कि उसने इस दुनिया को रचा ही क्यों, एक जीते जागते नर्क को। ठीक यही विचार आपको पेरियार के यहां मिलेगा। पेरियार कहते हैं उसने ये दुनिया क्यों बनाई है, वो ईश्वर मिले तो मैं उससे पूछूंगा। हिंदुओं को लिए कहते हैं कि आपने ऐसे तर्क निकाले हैं कि जो लोग कष्ट भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के पापी हैं। अच्छी बात है, आप कहते हो तो आज के जन्मकारी पिछले जन्म के साधु महात्मा थे, इसलिए आज उनके पास ताकत है कि वो प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, गृह मंत्री बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, वो एक सांस्कृतिक संगठन चला रहे हैं, वो एक राजा महाराजा बने हैं, अंबानी अडानी बने हुए हैं। क्या वो पुराने जन्म में ऋषि मुनि थे? भगत सिंह पूछ रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बड़े चतुर थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत खोज निकाले कि तर्क और अविश्वास की गुंजाइश ही न रहे, लेकिन हम विश्लेषण करके देखेंगे कि उनके तर्क और वास्तव में कितने खोखले हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए लिखते हैं भगत सिंह, मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन तक मेहनत क्यों की, और हर दिन यह क्यों कहा कि सब ठीक ठाक है। उसे बुलाओ और इस दुनिया का पिछला इतिहास दिखाओ, उसे मौजूदा हालत का बयान करने को कहो। इसके बाद देखें वो कहता है क्या कि सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से है। जेलों की काल कोठरियों में
से लेकर झुग्गी झोपड़ियों की विशाल बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों करोड़ों इंसानों तक और पूंजीपति पिशाचों द्वारा अपना खून किए जाने को लाचार आंखों से देखते शोषित मजदूरों तक कहां है वह दुनिया जो सब ठीक ठाक है, जो खैरियत से है। हर स्तर पर मानवीय ऊर्जा की इतनी बर्बादी हो रही है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सिहर उठेगा। जरूरत से ज्यादा उत्पादन को जरूरतमंदों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंका जा रहा है। भूख से तड़पते लाखों करोड़ों इंसानों से लेकर राजा महाराजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव इंसान की हड्डियों से निर्मित है, कहां है वह दुनिया जो ईश्वर ने रची है, जो ठीक ठाक है, सब खैरियत से है। यह तेवर है भगत सिंह का। और इस लेख में आखिरी में क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है गरीब होना। गरीबी एक पाप है, एक दंड है। आपके विचार में उस इंसान का भाग्य कैसा होना चाहिए जो एक गरीब और अनपढ़ परिवार में, मान लीजिए किसी चमार या भंगी के घर पैदा हुआ है। सीधे भगत सिंह कास्ट को एड्रेस करते हैं और भगत सिंह का एक लेख है अछूत समस्या, उस पर भी बात करनी चाहिए आपको। मान लीजिए वह गरीब व्यक्ति चमार या बंगी के घर में पैदा हुआ है। गरीब होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता। दूसरे लोग उसे नफरत और हिकारत की नजर से देखते हैं और खुद को उससे श्रेष्ठ समझते हैं, और आज भी समझते हैं। आज भी सरस्वती मां का पावन प्रांगण विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होने से दूषित होता है। आज भी विश्वविद्यालयों में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के प्रोफेसर्स नहीं है। 95 to 97% पोस्ट प्रोफेसर की वैकेंट है। किसी भी वैकेंसी में जितने फीसदी दलित, पिछड़े, आदिवासी होने चाहिए थे, नहीं है आजादी के 70 साल बाद। और जहां आरक्षण लागू नहीं है वहां 90 से 95% सवर्ण काबिज है। कैसा देश है, किस भगत सिंह के ख्वाबों का देश बना है। और आप कहते हैं जाति पर बात ना करें, भगत सिंह जाति पर बात करते हैं। दूसरे लोग उन्हें हिकारत की नजर से देखते हैं और खुद को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि वे ऊंची जाति में पैदा हुए हैं। उनकी अज्ञानता, उनकी गरीबी और दूसरों द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार उसे निश्चित ही समाज के प्रति कठोर बना देगा। अब अगर वह कोई पाप कर बैठता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है, भगवान पर, खुद उस पर, या समाज के पढ़े लिखे लोगों पर। उन लोगों के दंड के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी धौंस और अहंकार के कारण अज्ञानी बनाए रखा और आज भी बना। भगत सिंह आज होते तो भगत सिंह लिखते कि विश्वविद्यालयों में 95 से 97% प्रोफेसर के पदों को जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के हैं खाली क्यों रखा है। भगत सिंह पूछते कि तुमने जब से रिजर्वेशन लागू हुआ परमानेंट अपॉइंटमेंट विश्वविद्यालयों में बंद क्यों कर दिया। भगत सिंह तुमसे सवाल पूछते कि कितने वाइस चांसलर दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, कितने प्रिंसिपल हैं, कितने जज हैं, कितने वकील हैं, कितने सेक्रेटरी हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कितने उद्योगपति हैं। तुमने कैसा देश बना दिया 70 साल बाद। और भगत सिंह की शहादत के तो 90 साल हो गए। क्या आपको सवाल ये पूछने पर चुभता है? भगत सिंह पूछ रहे हैं। और भगत सिंह तो ये कह रहे हैं बुलाओ उस ईश्वर को और दिखाओ कि तुमने ये दुनिया बनाई। और मैं कहता हूं कि उस ईश्वर को बुलाओ और बताओ कि आज भी ये दुनिया वही चला रहे हैं जो भगत सिंह के वक्त चला रहे थे। थोड़ा सा मामला बदला है, संविधान लागू हुआ है तो थोड़ा बोलने की आजादी मिली, थोड़े से लोग सिस्टम में आ गए, लेकिन वे सारे लोग सिस्टम में कहां हैं, ये भगत सिंह की चिंता थी। और फिर वो कहते हैं उन लोगों के दंड के बारे में आप क्या कहेंगे जिन ब्राह्मणों ने अपनी धौंस और अहंकार के कारण अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें वेदों का कोई पवित्र श्लोक कान में पड़ जाने पर अपने कानों में शीशा डलवाकर उसका दंड भुगतना पड़ता था। अगर वे कोई अपराध कर बैठते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है, किसको दंड मिलना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे सिद्धांत सत्तारूढ़ वर्गों द्वारा गढ़े गए हैं ताकि वे सत्ता पर अपने कब्जे, अपनी धन संपत्ति और समाज में अपने ऊंचे दर्जे को सही ठहरा सकें। कौन कह रहा है कि भगत सिंह का यह लेख आज जरूरी नहीं है? आज 200% सही है। वही लोग आज भी कब्जा किए हुए हैं और वही लोग हम जैसे लोगों को गालियां दिलवाते हैं और कहते हैं कि ये लोग जातिवाद करते हैं। हम जातिवादी हैं।
हम प्रोफेसर है तो हमें क्लास में पढ़ाना चाहिए, फिर यह पढ़ करके कौन अपने समाज को बताएगा? हमारी जिम्मेदारी क्या यह नहीं कि भगत सिंह का यह लेख पढ़ के आपको सुनाऊं और फिर यह लेख पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूं कि ब्यूरोक्रेट, प्रोफेसर, जज, वकील, IAS PCS, नेता, अधिकारी कितने हैं? 85% बहुजन, दलित, मुसलमान, महिलाएं, आदिवासी, पिछड़ा कहां है? भगत सिंह पूछ रहे थे अपने जमाने में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे सिद्धांत सत्तारूढ़ वर्गों द्वारा गढ़े गए हैं ताकि वे सत्ता पर अपने कब्जे, अपनी धन संपत्ति और समाज में अपने ऊंचे दर्जे को सही साबित कर सकें। हाँ, शायद ऑप्टिकन सिग्नल ने सही कहीं लिखा था कि व्यक्ति को उसके अमरत्व का विश्वास दिला दो और उसके बाद चाहे तो उसका सब कुछ लूट लो, बल्कि वह इस काम में आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशों और धन कुबेरों की साठगांठ से ही जेलों, फांसी के फंदों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का जन्म हुआ है। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह का लेख है। आज जेलों में कौन लोग बंद हैं? कितने लोगों पर UAPA लगाया गया है? कल को हमें भी जेल में बंद कर सकते हैं आप। ये प्रोफेसर होकर के कर रहे, प्रोफेसर हनी बाबू भीमा कोरेगांव के नाम पर जेल में बंद है। प्रोफेसर पूर्वानंद पर जांच बैठी है। तमाम छात्र जेल में है। दलित, पिछड़े, पसमानदा मारे जा रहे और जेल में बैठे हैं झूठे मुकदमे लगा करके। भगत सिंह पूछ रहे थे, मैं तो उनको पढ़ रहा हूं। छोटी सी बात, अछूत क्यों? विद्यार्थी और राजनीति का एक छोटा सा कोटेशन पढ़ रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि प्रोफेसर को प्रोफेसरी करनी चाहिए, विद्यार्थी को केवल क्लास रूप में पढ़ना चाहिए। उस लेख का आखिरी हिस्सा, सभी देशों के आजाद कराने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवानों को 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचारों को याद रखना चाहिए। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। नौजवान यह समझते हैं। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नहीं। भगत सिंह कहते हैं कि ये क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई आप दे रहे हैं, आप इन सारे लोगों को जो पढ़ाई पढ़वा रहे हैं क्लर्क बनवा रहे हैं। और आज हम प्रोफेसर हैं तो क्या हम यह सवाल न पूछें कि आप पढ़ा करके भी, एक तो आप NEP ला करके पूरी विश्वविद्यालय शिक्षा को चौपट कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, अब सारी शिक्षा को प्राइवेट अंबानी अडानी के हाथों में बेच रहे हैं। विद्यार्थी का धर्म यह नहीं है कि वो अपने समाज के हित के लिए, राजनीति के हित के लिए आगे आए। प्रोफेसर का धर्म नहीं है। एक DGP आज ही चले गए नौकरी छोड़ करके, IAS थे, चुनाव लड़ने जा रहे एक पार्टी से। कौन नहीं चुनाव लड़ रहा है और कौन नहीं राजनीति कर रहा? RSS से आने वाले लोग कुलपति नहीं बनाए जा रहे क्या? RSS के कैडर प्रथम वर्ष दीक्षित, द्वितीय वर्ष दीक्षित, तृतीय वर्ष दीक्षित प्रोफेसर नहीं बन रहे क्या? खुलेआम बन रहे, वाइस चांसलर बन रहे और बड़े बड़े पदों पर बिठाए जा रहे हैं। ये सारे प्रोफेसर लोग राजनीति नहीं कर रहे और प्रोफेसर लोग प्रोफेसरी से निकल करके राज्यसभा नहीं जा रहे क्या? हम ही राजनीति कर रहे हैं। हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, फूले अम्बेडकर, पेरियार की बात करें तो हम नेतागिरी कर रहे हैं। ये सवाल पूछ रहा हूं मैं उन लोगों से। और ये सवाल, ये दोहरा चरित्र, ये बहुत दिन चलता नहीं है। अछूत समस्या का एक लेख है और आखिरी लेख पढ़ता हूं। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। भगत सिंह अछूतों से, और आज की डेट में अगर भगत सिंह होते तो यह कोटेशन दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा और महिलाओं के लिए कह रहे होते। ध्यान से सुनिएगा। अपने संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। आज भी तो हम फंस जाते हैं कि कौन हमारा साथ दे देगा, कौन हमारा साथ नहीं देगा। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती,
बल्कि तुम्हें तुम्हारा मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना, उनकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो। आज कॉमरेड लोग आज भी नहीं कबूल करते कि जाति की बहस क्या है, और कॉमरेड लोग अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ पाते। कॉमरेड लोग होने के बावजूद भी वो जो भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नशा कह रहे थे ना, उस नशे को बीच बीच में लेते रहते हैं। सामाजिक न्यायवादी और समाजवादी तो लेते ही रहते हैं। थोड़ा विचार को तेवर करना पड़ेगा। भगत सिंह कहते थे क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह कह रहे हैं कि आप इन लोगों से बहुत उम्मीद मत रखना, और भगत सिंह कह रहे हैं कि तुम असली सर्वहारा हो। अछूतों के लिए कह रहे हैं। और आज भगत सिंह होते तो सीधे सीधे कहते कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं असली सर्वहारा हैं। संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो। ध्यान रखिएगा, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो, और राजनीतिक व आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। अछूत समस्या लेख का नाम है। अछूत समस्या। जब सीधे सीधे भगत सिंह इस देश के सर्वहारा को घोषित करते हैं कि वो अछूत लोग हैं। भगत सिंह चाहते थे कि एक तर्कशील वैज्ञानिक पद्धति का समाज बने। भगत सिंह चाहते थे गरीब अमीरी का भेद मिटे, गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज न बैठे। भगत सिंह चाहते थे कि जाति के नाम पर शोषण बंद हो। कहां है भगत सिंह के सपनों का भारत? तो मैं जाते जाते आपसे यही अपील करूंगा कि आप एक बार किताबों के करीब जाएं। भगत सिंह को केवल फांसी के तख्ते पर झूलते हुए तस्वीर में न देखें और केवल मजाक बना दें कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए पड़ोसी के घर में। हम क्यों जोखिम नहीं ले सकते? हम क्यों वह सच बात नहीं कह सकते जो हम जानते हैं? केवल एक नौकरी की वजह से हम चुप रह जाएं, केवल इसलिए चुप रह जाएं कि हम बेरोजगार रह जाएंगे और जिसकी सरकार है वो हमें जेल में डाल देगी। भगत सिंह के सामने भगत सिंह वह हिम्मत तो देते हैं ना, विचार देते हैं। भगत सिंह हिम्मत विचार के साथ एक जज्बा देते हैं कि आप वैचारिक दोहरापन नहीं चलेगा। और फिर इन सारी चीजों को लेकर के जाते जाते मैं फैज अहमद फैज को याद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों से भगत सिंह को एक नए तेवर में देखेंगे। सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग जो इस भ्रम में रहते हैं कि उनकी जाति का हर व्यक्ति सामाजिक न्यायवादी है और जो उनकी जातियों के नहीं है वो सब विरोधी हैं, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मेरी जाति का होने के बावजूद अगर कोई मेरी विचार का नहीं है तो मैं उसे अपनी वैचारिक यात्रा का साथी, भरोसेमंद साथी नहीं मान सकता। वैसे ही अगर भगत सिंह जैसा मेरी जाति का न रहने वाला शख्स भी मेरे विचार का साथी है तो मैं उसे अपना नायक मानता हूं, फूले और पेरियार के बराबर रखता हूं। और जाते जाते कोटेशन जरूर पढ़ूंगा फूले और पेरियार का। डॉक्टर अंबेडकर उस समय एक लेख लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पेरियार लिखते हैं कि वह कौन सा शख्स होगा जो भगत सिंह की शहादत के वक्त परेशान नहीं होगा, किसको दुख नहीं हुआ होगा। कुडी अरसू में पेरियार उसी वक्त में कुडी अरसू 13 अप्रैल 29 मार्च 1931 को पेरियार लिखते हैं। 6 दिन बाद भगत सिंह के साथ खड़े होते हैं। पेरियार का साथी भगत सिंह, अंबेडकर के साथी भगत सिंह है। 31 अप्रैल 1931 को मराठी अखबार जनता में अंबेडकर लिखते हैं कि इन तीन युवाओं की शहादत पर 3 बलिदान, और सीधे सीधे इस पूरे लेख में कहते हैं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए भगत सिंह और 3 नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दी गई। यह कभी यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी देवता वाली छवि को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरे सामने भगत सिंह नायक हैं, इसलिए मेरे सामने भगत सिंह एक विचार का नाम है, और इसलिए मैं सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में भगत सिंह को मानता हूं। आप भी पढ़िए दोस्तों, किताब पढ़िए, भगत सिंह के लेखों को पढ़िए,
और अपने विचार को स्पष्ट करिए। समाज नहीं बदला इसलिए हमारे नेता धोखा देते हैं समाज को। वो मंदिर भी बनवाएंगे, मस्जिद भी बनवाएंगे, जाति जनगणना भी करवाएंगे, क्योंकि हमारा समाज वो मजबूर है। आपने समाज को नहीं बदला, हमारा समाज आज भी उसी के नाम पर वोट दे रहा है। इसलिए अगर हमें बदलना है तो हमें समाज को एजुकेट करना होगा, नई पीढ़ी को पढ़ाना होगा। और इसी उम्मीद के साथ जाते आते फैज अहमद फैज का एक शेर सुनिए। जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया, मक्तल समझते हैं, आखिरी जगह, शहीदी की जगह, खत्म होने की जगह, कब्रिस्तान कह लीजिए, जिस दार पर फांसी का तख्ते पर चढ़ाया जाता है वो कह लीजिए। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और फिर मेरे महबूब जिले आजमगढ़ के शायर, आला तरीन शायर कैफी आजमी की वो नज्म, हम बचाएंगे सजाएंगे संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरक का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के, दार मतलब फांसी के तख्ते पर, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की, इमदाद का अर्थ होता है मदद की गुहार करना, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आज इस बातचीत को सुनने के बाद आप भगत सिंह के बारे में कुछ पढ़ना शुरू करेंगे। कम से कम विद्यार्थी और राजनीति, अछूत समस्या, बम दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह के तमाम पत्र जरूर पढ़ेंगे और अपने भीतर भगत सिंह को बचाएंगे, बसाएंगे और अपने हिस्से के भगत सिंह को जीने की कोशिश करेंगे, बिना डरे, बिना हिचके, बिना विचारों से समझौता किए एक स्पष्ट वैचारिक राह पर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।